Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about The Sale of Goods Act 1930. particularly इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, और उसके बाद एक छोटा सा डिस्टिंक्शन टेकअप करेंगे सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स के ऊपर। इन दो टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। सबसे पहले हायर परचेज एग्रीमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द ऑनर ऑफ द गुड्स लेट्स देम ऑन हायर टू अनदर पर्सन कॉल्ड हायरर और हायर परचेजर On payment of rent to be paid in installments. and upon an agreement that when a certain number of such installments are paid, the property in the goods will pass to the hirer. तो हायर परचेज एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक ऑनर अपनी गुड्स को हायर बेसिस के ऊपर एक दूसरे व्यक्ति को देता है, नोन एज हायरर और हायर परचेजर। हायर परचेजर उसके लिए रेंट को पे करेगा इन इंस्टॉलमेंट। और इस एग्रीमेंट के अंदर एक चीज़ और कह दी जाती है कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया जाएगा तो ऑनर ऑफ द गुड्स हायरर को उन गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर कर देगा। द हायरर मे रिटर्न द गुड्स एट एनी टाइम विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू पे द बैलेंस रेंट। हायरर कभी भी चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करके बाकी के रेंट को पे करने से इनकार कर सकता है, लेकिन उसे गुड्स को रिटर्न करना होगा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर हायरर के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और गुड्स को रिटर्न कर दे, लेकिन जो अमाउंट उसने एज हायर चार्जेस पे किए हैं वो रिकवर नहीं कर सकता। जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसने पे किया है, ऑनर ऑफ द गुड्स उसको हायर चार्जेस के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। In case the hire purchaser makes a default in the payment of even a single installment, अगर हायर परचेजर ने एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के अंदर भी डिफॉल्ट करी, द ऑनर हैज़ ए राइट टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स। उस केस के अंदर जो वस्तुओं का ऑनर है उसे ये अधिकार मिल जाएगा कि वो गुड्स का कब्जा वापस ले ले। एंड द हायर परचेजर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट एनी रिफंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेड बाय हिम। हायर परचेजर ने जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे कर दिया है वो उसे वापस नहीं मिलेगा। नॉट बी एंटाइटल मीन्स उसको वो पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है। सो जिस केस के अंदर हायर परचेजर ने अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट करी, उस केस में ऑनर ऑफ द गुड्स हैज़ द राइट टू गेट द पोजेशन। उस पर्टिकुलर ऑनर के पास गुड्स का कब्जा लेने का अधिकार है, और जो हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट को पे किया है वो हायर परचेजर उस इंस्टॉलमेंट को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं रखता। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हायर परचेज। इस केस के अंदर मैं एक हायर परचेज एग्रीमेंट आपके सामने फैब्रिकेट करूंगा। ये एक टीवी शॉप है जिसके अंदर हमारे पास एक बायर आता है। मैं इसको नाम देता हूं मिस बी। शी वॉन्ट्स टू बाय ए टीवी सेट। यहां पर हमारे पास मिस्टर एस एक सेलर है, ही इज द शॉप ऑनर। मिस बी सेज आई वॉन्ट टू बाय ए गुड टीवी। सेलर कहता है सी वी हैव ए गुड रेंज ऑफ टीवी सेट्स। आप यहां पर बहुत सारे टीवी सेट्स को देख सकती हैं। सेलर कई टीवी सेट्स को दिखाता है। बायर एक पर्टिकुलर टीवी सेट के लिए क्वेश्चन करती है तो सेलर बताता है दिस इज फॉर ₹20,000। मिस बी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सेलर बहुत सिंपल तरीके से कहता है यू कैन पे मी बाय इंस्टॉलमेंट। आप मुझे इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दो। बायर इज हैप्पी, शी सेज ओके।
सेलर ने EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट किया। सेलर बताता है कि 10 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2000 पर मंथ, ऑनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। 20,000 का ये टीवी सेट है, आपको 10 इंस्टॉलमेंट देनी होगी, लेकिन ऑनरशिप आपको ट्रांसफर की जाएगी ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। मिस बी बायर कहती है इट इज ओके। सेलर, in case you do not like it, you can cancel the contract and installment money paid by you shall be adjusted as rent। अगर किसी भी समय आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो तो आप कर सकती हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट आपने पे की होगी उसको हम एज ए रेंट चार्जेस एडजस्ट कर लेंगे और टीवी का पोजेशन हम वापस ले लेंगे। बाहर कहती है दिस इज़ ग्रेट, मुझे मंजूर है, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। She takes up that particular TV and now she is a happy hire purchaser। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ हायर परचेजर। अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, ये कभी एग्रीमेंट है। परचेजर बायर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट को पे करेगा और जब तक 10 इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती सेलर ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। जब मिस बी 10 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगी तो सेलर ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा। उस केस के अंदर आफ्टर 10 मंथ्स शी विल बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स। लेकिन 10 महीने से पहले अगर ये कभी भी चाहे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। सपोज कीजिएगा हायर परचेजर मिस बी ने 3 इंस्टॉलमेंट पे करी एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद द टीवी, शी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। उस केस के अंदर जिस सेलर ने ये टीवी सेट दिया है वो इस टीवी को वापस ले लेगा और ये हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। बट जो 3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिस बी ने पे किया है दैट विल बी एडजस्टेड एज ए रेंट फॉर 3 months। Now let us look at the distinction between a sale and hire purchase agreement। किस बेस के ऊपर हम ये डिस्टिंक्शन करेंगे? द फर्स्ट वन इज गवर्निंग लॉ। Sale is governed by The Sale of Goods Act 1930। hire purchase agreements, they are governed by Hire Purchase Act 1972। Nature of contract. In the case of sale, it is executed contract। Executed contract means where both the parties have fulfilled their respective obligations। सेलर ने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी और डिलीवरी दे दी, बायर ने गुड्स की पेमेंट कर दी, तो दोनों पार्टीज़ की अब जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। जहां पर दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दें, इट इज़ ए केस ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। In the case of hire purchase agreement, this is executory contract। Executory contract means where both the parties have yet to fulfill their respective obligations। यहाँ पर टीवी ऑनर ने, शॉपकीपर ने अभी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना है और पेमेंट को रिसीव करना है। मिस बी ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर 10 इंस्टॉलमेंट को पे करना है। सो दोनों पार्टीज़ की तरफ से अभी परफॉर्मेंस ड्यू है, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ को अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है। देन दिस इज द केस ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर हम कहेंगे हायर परचेज एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटरी इन नेचर, वेयर एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर हम बोलेंगे सेल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन नेचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। इन केस ऑफ सेल the ownership is transferred from the seller to the buyer the moment contract is entered into। It means immediately ownership seller से buyer को transfer हो जाएगी। But in case of hire purchase agreement, ownership is transferred from the seller to the hire purchaser only when a certain agreed number of installments are paid। हमारे इस केस के अंदर जब buyer 10 installment को पे कर देगी, उस केस के अंदर टीवी शॉपकीपर ऑनरशिप को तब ट्रांसफर करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन। इन द केस ऑफ ए सेल द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ ऑनर, बट इन द केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट द पोजीशन ऑफ हायर परचेजर इज दैट ऑफ बेली।
इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास एक कंप्लीट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसके अंदर दो पार्टीज हैं, बेलर एंड बेली। बेलर वो व्यक्ति जो अपनी गुड्स किसी पर्पस से बेली को देता है, और बेली वो व्यक्ति जो किसी खास पर्पस से उन गुड्स को अपने पास रखता है। यहाँ पर हायर परचेजर की भी पोजीशन एक बेली जैसी है। द नेक्स्ट इज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सेल के केस के अंदर बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज सच इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। बट इन द केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, इस केस के अंदर हायर परचेजर हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी स्टेज एंड हायर परचेजर कैन नॉट बी फोर्स टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट्स। हायर परचेजर कभी भी चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और उसे फर्दर इंस्टॉलमेंट देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलमेंट पेड। हो सकता है कि सेल के अंदर भी हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ ली हो। अगर हमने सेल के अंदर इंस्टॉलमेंट में चीज़ ली है तो स्टूडेंट इसके अंदर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑनरशिप सेलर ने बायर को इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दी, बट पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। बायर पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर, जबकि सेलर ने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी और डिलीवरी भी गुड्स की दे दी। अब ज़रा देखिएगा, इफ़ पेमेंट इज़ मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट फॉर्म, बायर इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पेमेंट दे रहा है, द अमाउंट पेबल बाय द बायर टू द सेलर इज़ रिड्यूस्ड। जितना अमाउंट हमारा प्राइस का है उतने अमाउंट वो रिड्यूस करता जाएगा जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट को हम पे करते जाएंगे। द पेमेंट मेड बाय द बायर इज टुवर्ड द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो भी पेमेंट बायर करेगा उसको गुड्स के प्राइस के अंदर ही एडजस्ट किया जाएगा, किसी और चीज़ के लिए उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स बायर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देता जा रहा है, जो गुड्स का प्राइस है उसको हम रिड्यूस करते हुए चलेंगे, बट ऑनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। In the case of hire purchase agreement, the installment paid by the hire purchaser are agreed as hire charges and not treated as payment towards the price of the goods. जो हायर परचेजर अमाउंट पे कर रहा है उसको हम हायर चार्जेस मानेंगे, ना कि हम पेमेंट टुवर्ड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसीडर करेंगे। टिल द ऑप्शन टू परचेज द गुड्स इज एक्साइज बाय द हायर परचेजर। जब हायर परचेजर ये कहेगा कि मैं गुड्स को परचेज करना चाहता हूँ, उस केस के अंदर सारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्राइस के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। नाउ ए हायर परचेज एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट ओनली बेलमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर हमने सेल नहीं करी है, ये तो सिर्फ अभी बेलमेंट करी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है। एंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, property in the goods means the ownership in the goods remains with the owner। 10 months तक मिस बी टीवी सेट को यूज़ कर सकती है, उसके पास टीवी की डिलीवरी आ गई, लेकिन अभी भी ऑनरशिप टीवी शॉप ऑनर के पास है। जब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक ये बेलमेंट ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हायर परचेज एग्रीमेंट इज ए बेलमेंट ऑफ गुड्स प्लस एन एग्रीमेंट टू सेल। जब तक मिस बी सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देती तब तक ये बेलमेंट ऑफ गुड्स है, और इसी के साथ साथ हम इसको नाम दे सकते हैं, ये एक एग्रीमेंट टू सेल है। जैसे ही 10 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी, दिस एग्रीमेंट टू सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 months व्हेन ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, यहाँ पर अब ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। Whether an agreement is a hire purchase agreement or a contract of sale, अब हमें ये कैसा पता चले कि ये हायर परचेज एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? द टेस्ट वुड बी वेदर और नॉट एनी ऑप्शन हैज़ बीन गिवन टू हायरर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो रियल टेस्ट है वो ये है, क्या हायरर के पास एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का राइट है या नहीं है। अगर तो हायरर के पास एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का राइट है तो इट इज़ ए केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, और अगर ये राइट नहीं है देन दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं, इफ़ द आंसर इज़ पॉजिटिव, आंसर इज़ पॉजिटिव मीन्स
hirer has the right to terminate the contract, then it would be a case of hire purchase agreement. And if the answer is negative, negative means the person does not have the right to cancel the contract, then it would be a case of contract of sale. Now let us try to understand the difference between contract of sale and contract for work and material. स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर तो आप जानते ही हैं, ऑनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. The sale of goods act applies to a contract of sale and not to a contract for work and material. Sale of goods act कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क और मटेरियल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंटेम्पलेट्स मीन्स कंसीडर करना. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंसीडर्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर. सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर के द्वारा बायर को गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी. Whereas a contract for work and materials involves exercise of skill and labor by one party in respect of materials supplied by the another party. एक पार्टी ने कुछ गुड्स को सप्लाई किया है, दूसरी पार्टी उन गुड्स के ऊपर अपनी स्किल और लेबर का इस्तेमाल करेगी. द डिलीवरी ऑफ गुड्स बीइंग ओनली इंसिडेंटल. यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी सिर्फ इंसिडेंटल है. जहाँ पर गुड्स एक पार्टी दे, दूसरी पार्टी उसके ऊपर कुछ अपना स्किल और लेबर का इस्तेमाल करे, देन दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स. सेल. In the case of a sale, the main object is to transfer the ownership of goods and delivery of the possession of the property. सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा मेन मोटिव है ऑनरशिप को ट्रांसफर करना और गुड्स की डिलीवरी देना फ्रॉम द सेलर टू द बायर. In the case of contract for work and materials, the main object is to exercise some skill or labor on the material. कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल के अंदर एक पार्टी कुछ गुड्स को डिलीवर करती है, दूसरी पार्टी उन गुड्स के ऊपर अपना स्किल और लेबर लगाती है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स, इस केस के अंदर अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स को टेकअप करूंगा. ए डेंटिस्ट एग्रीड टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ टू हिज पेशेंट. एक डेंटिस्ट ने अपने पेशेंट को आर्टिफिशियल टीथ प्रोवाइड करना है. द मटेरियल यूज इन द मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टीथ वाज होली प्रोक्योर्ड बाय द डेंटिस्ट. उस आर्टिफिशियल टीथ को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो डेंटिस्ट ने खुद प्रोक्योर किया, मार्केट से परचेज किया. सो इट वॉज हेल्ड दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ गुड्स. इसके अंदर कुछ भी चीज़ पेशेंट ने डॉक्टर को प्रोवाइड, डेंटिस्ट को प्रोवाइड नहीं करी. डेंटिस्ट ने ही मार्केट से मटेरियल परचेज किया, आर्टिफिशियल टीथ के अंदर कन्वर्ट किया. सो इट्स ए केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. लुक एट द सेकेंड केस. In the second case, a contract involved the repair of a car by the mechanic. मैकेनिक एक कार की रिपेयर करेगा and the supply of all spare parts for that purpose by the owner to the mechanic. लेकिन इस कार के अंदर जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको निकाल के जो नए पार्ट्स लगाने हैं, सारे नए पार्ट्स ऑनर ने सप्लाई किए. मैकेनिक ने सिर्फ उसको फिट करने के लिए अपनी स्किल और लेबर का इस्तेमाल किया. So it was held that this is a contract for work and materials. So सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क और मटेरियल के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. सेल इज कवर्ड बाय द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वेयर एज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सेल के केस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क और मटेरियल के केस के अंदर सिर्फ एक पार्टी गुड्स सप्लाई करेगी और दूसरी पार्टी उन गुड्स के ऊपर अपनी स्किल और लेबर का इस्तेमाल करेगी. दिस वाज द केस ऑफ मेयर्स एंड कंपनी वर्सेस ब्रांड क्रॉस सर्विसेज कंपनी. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीज़ें, सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट
एंड सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।